ये कंप्यूटर के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिलाकर ऐसी ऐप बना चुकी हैं जिस ऐप के साथ उस कैंसर के मर्ज़ को वक़्त से पहले ही डायग्नोज़ करना पॉसिबल है। हमारी जो ऐप है उसका नाम है मेमोडिटेक्ट.एआई। एक सॉफ्टवेयर है जो हम लोगों ने डॉक्टर्स और रेडियोलॉजिस्ट के लिए बनाया है, जिसमें जो डॉक्टर्स हैं वो मैमोग्राफी इमेजेस, आप कह सकते हैं कि ब्रेस्ट का एक्सरे, उसकी इमेजेस को वो हमारे सॉफ्टवेयर में अपलोड करेंगे तो हमारा एआई बता देगा कि आया ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है। बनीन आपकी जो ऐप है ये किस स्टेज को चेक कर सकती है? ये अभी जो चेक करेगी वो सेकंड स्टेज से स्टार्ट होगी, क्योंकि फर्स्ट को मैमोग्राफी में डिटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो बहुत छोटा ट्यूमर होता है। अच्छा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करती कैसे? जो जो आपने जो ऐप बनाई है ये काम कैसे करती है? इनफैक्ट बिहाइंड द सीन क्या चलता है प्रोसीजर? ये ट्रेनिंग इसकी क्या होती है? ये किस तरह से अंडरस्टैंड करती है उस इमेजेस को और फिर उसमें से वो निकालती है कि मुझे क्या बताना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग ठीक-ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज के हमारे गेस्ट हैं, हमारे साथ बेटी एक हमारी बच्ची है इस मुआशरे की जिसने अपना नाम बनाने के साथ-साथ एक ऐसा काम किया जो काम शायद बेशुमार और लोग नहीं कर पा रहे। वो काम क्या है कि कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते-करते कैंसर के एक मर्ज़ को जब लैब्स इसको टेस्ट करती हैं तो तकरीबन मर्ज़ बढ़ चुका होता है। ये कंप्यूटर के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिलाकर ऐसी ऐप बना चुकी हैं जिस ऐप के साथ उस कैंसर के मर्ज़ को वक़्त से पहले ही डायग्नोज़ करना पॉसिबल है। कैसा है? ज़बरदस्त है ना? हम कहते हैं पाकिस्तान में लोग काबिल नहीं हैं। पाकिस्तान में लोग काबिल हैं, बस ये ढूँढने पड़ते हैं। और आज की पॉडकास्ट में हम इनसे बातचीत करेंगे, सारी तफ़सीलात इनसे पूछेंगे, इनसे सीखेंगे और आपका काम ये है कि ऐसे चेहरे को हमेशा अपनी कौम का चेहरा बनाना, इनकी तारीफ़ करना, ताकि और कई चेहरे ऐसे के बन सकें। तो मिलते हैं सईदा बनीन से। मेरे साथ हैं गेस्ट सईदा बनीन। कैसी हैं बनीन आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएँ आप कैसी हैं? बेहतरीन, ज़बरदस्त। बनीन सबसे पहले तो बताइएगा कि आप क्या कर रही हैं आजकल? मैं बैचलर्स कर रही हूँ, मैं अभी 7th सेमेस्टर में हूँ और साथ ही साथ मैं इंटर्नशिप भी कर रही हूँ। इंटर्नशिप कर रही हैं, ठीक है। और बैचलर्स किस मेजर्स क्या है आपका? मेरा जो मेजर है वो है प्रोग्रामिंग, और जो अगर फ़ील्ड की बात करूँ तो मैं बैचलर्स कर रही हूँ इन्फॉर्मेशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा जो ऐप आपने बनाई है, ये ऐप है क्या? सबसे पहले तो इसका अच्छे अंदाज़ से दीजिए इंट्रोडक्शन ताकि देखने सुनने वाले समझ सकें, ये क्यों मुनफ़रिद है? क्या अनोखा किया आपने? तो हमारी जो ऐप है उसका नाम है मेमोडिटेक्ट.एआई। एक सॉफ्टवेयर है जो हम लोगों ने डॉक्टर्स और रेडियोलॉजिस्ट के लिए बनाया है, जिसमें जो डॉक्टर्स हैं वो मैमोग्राफी इमेजेस, आप कह सकते हैं कि ब्रेस्ट का एक्सरे, उसकी इमेजेस को वो हमारे सॉफ्टवेयर में अपलोड करेंगे। हमने क्या है, सॉफ्टवेयर को जो है वो एआई के मल्टीपल एल्गोरिदम्स के साथ ट्रेन किया हुआ है, तो जो ही डॉक्टर्स जो हैं वो मैमोग्राफी इमेजेस को अपलोड करेंगे तो हमारा एआई बता देगा कि आया ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है। अगर तो है तो वो बता देगा कि कौन सी स्टेज है। ये हमारा यूनिक पॉइंट है कि वो ब्रेस्ट कैंसर की डिटेक्शन के साथ स्टेज की भी अर्ली डिटेक्शन कर रहा होगा कि वो स्टेज 2 है, 3 है या 4 है। हाँ, जो इससे हट के तरीक़ाकार हैं, जहाँ पे ये कैंसर्स चेक किए जा सकते हैं, वो किस स्टेज में जाके बताते हैं? मैंने तो सुना था स्टेज 3 में मोस्टली बता पा रहे होते हैं और स्टेज 3 से मुराद है कि बस हो चुकी है, इलाज की चांसेस बड़े कम हैं। ऐसा ही है? बिल्कुल, ऐसे ही बात है। पहले सबसे पहले जो स्टेप्स होते हैं, मैमोग्राफ़ी होती है। मैमोग्राफ़ी में ऑल्दो पता नहीं चलता कि ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है। उसके लिए आपको बायोप्सी के लिए जाना पड़ता है, और बायोप्सी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़देह प्रोसेस होता है। इसमें ये होता है कि जो नीडल है वो आपके ब्रेस्ट के टिश्यूज़ में जाती है, उसके बाद वो सैंपल लेते हैं। देन वो आगे जाके बताते हैं कि कैंसर की कौन-सी स्टेज है, और वो अमूमन एंडिंग के पता चल रही होती है कि 3 है या 4 है, तो उसमें इंसान की जो अर्ली ट्रीटमेंट होता है वो नहीं हो पाता, जिसके बाद उसकी डेथ के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और बायोप्सी का ये होता है कि जो लाइफ स्पेन है वो आपकी कम हो जाती है। लेट्स सपोज़ अगर एक पेशेंट है, बायोप्सी से पहले उसकी 2 इयर्स था लाइफ स्पेन,
तो वापसी के बाद 6 मंथ्स हो जाए। दोस्तों हम ना एक ऐसा माशरा है, बदकिस्मती से, जहाँ पे यकीन कीजिएगा कि हर बंदे का किसी न किसी तरह से किसी को कत्ल करने में एक रोल है। ये रोल कैसे है? आप समझ लीजिए कि तकरीबन पाकिस्तान में 3 में से 1 खातून को ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस हो सकते हैं। इतनी बड़ी रेशो है और मोस्टली लोग इसको सीरियसली नहीं लेते। उसके इर्द-गिर्द जो ख़ानदान के लोग हैं, उनको चाहिए था वो भी ध्यान करें, अगर कुछ ऐसे सिम्पटम नज़र आएँ, तो उनको चेक करवाइए, उनको देखिए। तो पहली बात तो चाहिए हमें सीरियस होना इस हवाले से और दूसरी बात किसी की जान ना जाए ना। लेकिन कितनी जानें गँवाएँगे हम? लॉकडाउन था तो लॉकडाउन के अंदर कितने लोग ये यकीन नहीं करते थे ये कोरोना वायरस आया है। चेक कीजिए जहालत हमारी। दुनिया में कितने लोग मर गए थे और यहाँ पे चूँकि अल्लाह के करम से हम काफ़ी बच गए। हमारे यहाँ पे नुकसानात कम हुए, हमने माना ही नहीं इसको। यही सूरत-ए-हाल इस वक़्त ये ब्रेस्ट कैंसर की भी है, ये बहुत सीरियस है और इसके हवाले से सबको सीरियसली सोचना चाहिए। अगर कुछ सिम्पटम नज़र आएँ, तो सीरियसली इसको चेक करवाना चाहिए। इस हवाले से बनीन की जो ये काविश है, मुझे लगता है बहुत कमाल है। बनीन आपकी जो ऐप है, ये किस स्टेज को चेक कर सकती है? ये अभी जो चेक करेगी वो सेकंड स्टेज से स्टार्ट होगी, क्योंकि फर्स्ट को मैमोग्राफी में डिटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो बहुत छोटा ट्यूमर होता है। तो उसे मैमोग्राफी नहीं डिटेक्ट कर पाती। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेजेस को हम लोग डिटेक्ट कर लेंगे। जो बिला वजह की बायोप्सीज होती हैं उससे पेशेंट बच जाएगा। और इसमें एक्यूरेसी रेट क्या है? हम लोगों ने चूँकि रियल टाइम डेटा सेट पे काम किया है, तो हमारे पास जो अभी तक एक्यूरेसी आई है, वो आई है 96%, उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी है। अगर हमें और ज़्यादा डेटा सेट मिल जाता है, तो हम इस एक्यूरेसी को और मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस काम करती कैसे? जो जो आपने जो ऐप बनाई है, ये काम कैसे करती है? इनफैक्ट बिहाइंड द सीन क्या चलता है प्रोसीजर? ये ट्रेनिंग इसकी क्या होती है? ये किस तरह से अंडरस्टैंड करती है उस इमेजेस को और फिर उसमें से वो निकालती है कि मुझे क्या बताना चाहिए? तो इसमें सबसे पहले ये होता है कि हमारे पास एआई के कुछ मॉडल्स होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं डीप लर्निंग के मॉडल्स और ट्रांसफर लर्निंग के मॉडल्स। हमने डीप लर्निंग और ट्रांसफर लर्निंग दोनों मॉडल्स को यूज़ किए। इसमें हमारे पास ये होता है कि न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, जिस तरीके से हमारा ब्रेन का वर्क कर रहा होता है, सेम इसी तरीके से न्यूरल नेटवर्क्स भी वर्क कर रहे होते हैं। हम लोग पहले ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग डाटा सेट देते हैं, उसमें हम ट्रेन करते हैं। वहाँ पे हम लोग चीज़ें बताते हैं कि आया ट्यूमर का साइज़ इतना होगा तो ये स्टेज होगी, ट्यूमर का साइज़ ये होगा तो इसकी स्टेज ये होगी। फिर उसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग होने के बाद फिर हम लोग अम, आरओआई निकालते हैं, यानी रीजन ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। जब हमारे पास ट्यूमर डिटेक्ट हो गया है, तो वो उसको बता देगा, कि आइडेंटिफ़ाई कर देगा कि ये ट्यूमर है। उसके बाद फिर हम लोग टेस्टिंग की साइट पे जाएँगे, जिसमें वो टेस्ट करके हमारे पास एक्यूरेसी आएगी कि जो ट्रेनिंग हुई है हमारे ऊपर, आया वो ठीक है भी या नहीं है। तो टेस्टिंग के बाद जो हमारे पास एक्यूरेसी आती है, वो उससे हमें पता चलता है कि आया हमारा मॉडल ठीक से ट्रेन हुआ है या नहीं हुआ। यानी पहले आपने उसको ट्रेन किया है, इमेजेस फीड करके और ख़ास पैरामीटर्स डिफ़ाइन कर लिए कि इन इमेजेस को उसके मुताबिक परखा जा सके। इसके बाद जो रिज़ल्ट उसने प्रोड्यूस किया, आपने इसको मैन्युअली भी चेक करवाया बिल्कुल। और फिर चेक किया कितनी इसकी एक्यूरेसी है। तो फिलहाल तक इसकी जो एक्यूरेसी है वो 96% है और चूँकि अभी आप यूनिवर्सिटी में काम कर रही हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, तो आपका ये एफआईपी था और इसे लॉन्च भी करना चाहती हैं प्रॉपर्ली? बिल्कुल मैं इसे लॉन्च करना चाह एज़ अ सर्विस सेल करेंगी? बिल्कुल, मैं इसे सेल आउट करूँगी, क्योंकि हम लोगों ने अपने 6th सेमेस्टर में एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा था, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने इसीलिए सोचा कि क्यों ना मैं अपने एफआईपी को ही एंटरप्रेन्योरियल प्लेटफ़ॉर्म पे जाके लॉन्च करूँ। बिल्कुल ठीक है। दूसरा आपको पता है जो ये ऐप्स हैं, आजकल ना ये इंसान को अमीर बनाती हैं। आप किसी बड़ी पेन को प्रोग्रामेटिकली हैंडल कर सकती हैं और ये अगर सर्विस दे सकती हैं मास लेवल पे लोगों को, तो फिर समझ लीजिए कि वहाँ से काफ़ी सारे पैसे भी कमाए जा सकते हैं बिल्कुल। और वो पैसे का दोबारा आप बेटर उसकी ट्रेनिंग के अंदर बेटर रिसर्च में दोबारा इन्वेस्ट कीजिए, अपनी ज़ात पे खर्च कीजिए, जैसे मर्ज़ी कीजिए। लेकिन ये काम तो ऐसे अच्छा है। अच्छा मुझे एक बात बताएँ, आपने जब कंप्यूटर जॉइन किया था, तो आपका पैशन था या किसी ने कहा था कंप्यूटर की फ़ील्ड अच्छी होती है? वेल मुझे स्टार्टिंग में कंप्यूटर अच्छी लगती थी, लेकिन मेरा बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं आईटी इंजीनियरिंग की फ़ील्ड में जाऊँगी।
बेसिकली मेरी सिस्टर जो थी वो ये कर रही थी आईटी इंजीनियरिंग, तो फिर मेरी मम्मा ने बोला कि क्यों ना आप भी इस फील्ड में जाओ। उस टाइम कोविड था, हुँ। तो हमने सोचा कि अब तो आईटी बिल्कुल अरूज पे जा रही है, तो क्यों ना हम भी ये कर ले। फिर जब उसे पढ़ा, फिर इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, क्योंकि ये बात होती है कि अगर स्टार्टिंग पे इंटरेस्ट ना हो, आगे जाके आपका इंटरेस्ट बिल्डअप हो जाता है। तो फिर अब हम कर रहे हैं। अच्छा, कई लोगों को लगता है कंप्यूटर बड़ा खुश्क, यानी कंप्यूटर से मुराद ये नहीं कंप्यूटर का इस्तेमाल करना, उसमें स्पेशली प्रोग्रामिंग जब आपने लर्न करनी है तो बड़ा खुश्क महसूस होता है, वो कहते हैं ये हमसे नहीं होती। जब आपने प्रोग्रामिंग को टच करना शुरू किया तो आपको लगा ये इंटरेस्टिंग काम है? बिल्कुल मुझे लगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ऑल्दो ये बहुत खुश्क सब्जेक्ट है, हुँ। इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको अपने कंसेप्ट्स का बहुत यूज़ करना पड़ता है। इसमें प्रोग्रामिंग में जो सबसे मेजर चीज़ होती है, वो होती है लॉजिक बिल्डिंग। अगर आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग है, तो आप प्रोग्रामिंग बहुत आसानी से कर लेंगे। तो अगर आपको इंटरेस्ट है और अगर आपको लगता है कि नहीं आप कर पाओगे, तो प्रोग्रामिंग आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, बात जब होती है ना खुश्की की, ये खुश्क एक मौज़ू है, तो समझ लीजिए ये खुश्क मौज़ू सिर्फ़ उनके लिए होता है जिनका इसमें इंटरेस्ट कम होता है। अदरवाइज़ हम खुद प्रोग्रामर हैं और हमें पता क्या होता है, यकीन करें दिन-रात ना इसी के ख्वाब आते हैं, इसी की चीज़ें समझ में आती हैं। अब कई साल हो चुके हैं ना, 2 दहाइयों से ऊपर हो चुका है। शायद आपकी एज मेरे एक्सपीरियंस से कम होगी, यकीन कीजिएगा 24 साल मुझे हो चुके हैं। तो तब से ये नशा है। ये रिज़वान मेरे साथ काम करते हैं, रिज़वान माशाल्लाह ऐसे दिन-रात ऐसे जिनको जो चीज़ पसंद आ जाए ना उसके लिए खुश्क नहीं है। तो मेरे ख़्याल में सारे बच्चों को चाहिए आज ना डिस्कवर करना कि मुझे क्या अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसा। जो चीज़ उनको सूट करे, उनके इंटरेस्ट की चीज़ हो, वो उसमें अच्छा काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो काम किया ये मैं बेशुमार स्टूडेंट्स को जानता हूँ, जो इस स्टेज पे ये काम कर नहीं पाते, बड़ा मुश्किल होता है। कुछ बुनियादी कामों को तो फँसे होते हैं, बल्कि ऐसा भी है, किसी वक़्त में ऐसा था कि बड़े सारे बच्चे ना ये बाहर से बनवाते थे ऐसे के प्रोजेक्ट्स वगैरह। इसलिए बनवाते हैं जिसमें मार्क्स आ जाएँ। जैसे वो होती नहीं प्रैक्टिकल वाली कॉपीज़ बिल्कुल ऐसा। बनवाने के वो सेम काम। लेकिन जो बच्चे खुद से कर रहे हैं ये तो बड़ा कमाल है। अच्छा, आपने इसका मॉडल क्या सोचा हुआ है? कैसे इस मॉडल पे काम करेंगी? कहाँ पे इसे बेचेंगी? क्या इससे कमा सकती हैं पैसे? अच्छा, अभी तो हम लोग लोकली पाकिस्तान में ही इसे करेंगे, ताकि डॉक्टर्स का ट्रस्ट बिल्डअप हो सके। उसके बाद फिर जो आपकी लॉन्च हो रही होती है, फिर इंटरनेशनल मार्केट आ जाती है, फिर हम लोग इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे जाके भी इसे सेल आउट करेंगे, ताकि सिर्फ़ पाकिस्तान तक ही ना रहे, बाकी के कंट्रीज़ में, चूँकि वहाँ पे भी ज़्यादा रेशियो है ब्रेस्ट कैंसर, तो वहाँ पे भी जल्दी डिटेक्ट होके ठीक है। जानें बचाएँ। एक चीज़ जानती हैं जो इंसान का ऑरा होता है इसे भी चेक करते हैं लोग। बिल ऐसी प्रॉपर्ली मशीन्स आजकल मौजूद हैं जो चेक करती हैं। आज से 7-8 साल पहले एक सॉफ्टवेयर बनाना था हमने। तो जब सॉफ्टवेयर के लिए क्लाइंट ने हमें हायर किया तो पता चला कि क्लाइंट यही काम चाहता है। इनफैक्ट उसके पास मशीन्स थी जो सेल करता है वो लैब्स को और उसका सॉफ्टवेयर से उस मशीन्स के थ्रू लेता है वो उसकी जो लाइट्स होती हैं इंसान के इर्द-गिर्द। हर इंसान के इर्द-गिर्द लाइट्स होती हैं, कलरफुल लाइट्स और ये लाइट्स इंसानी आँख देख नहीं रही होती। इसे कहते हैं ऑरा। ये ऑरा को वो चेक करते हैं, अगर इंसान बीमार है तो उसकी लाइट्स को चेक करके बता देते हैं इसको कौन-सी बीमारी है, कितनी है। यानी और भी अप्रोचेज़ काफ़ी हैं ऐसी हैं और देखिए मेडिकल साइंस में भी तो वैसी तरक्की हो रही है जैसे बाकी सारे शोबों में। बिल्कुल ऐसी बात। तो इसमें इसका एआई का इस्तेमाल बिल्कुल करना चाहिए और इसको और भी एंगल से देखना चाहिए कहाँ-कहाँ पे पॉसिबल है। ये एक चीज़ जो थी यानी रिसर्च आपकी अच्छी है, मुझे इसका इल्म नहीं था कि ये अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल है। अब एक काम कम हो गया कि अगर ये अर्ली स्टेज पे डिस्कवर कोई बंदा कर सके, तो उसका इलाज जल्दी पॉसिबल है, उसकी जान बच सकती है। अच्छा, आपने ये रिसर्च की है कि क्या कभी ऐसा भी होता है कि किसी का स्टेज 1 पे चेक हो जाए, डायग्नोज़ हो जाए? पर मैमोग्राफी के ऊपर करना थोड़ा-सा मुश्किल। इससे हट के, क्या और ज़राए इसके मौजूद हैं पहले से? अभी एज़ सच तो मौजूद नहीं है कि जो स्टेज 1 स्पेसिफिकली डिटेक्ट कर लें, बाकी स्टेजेस को में भी कर पाएँ, लेकिन स्टेज 1 को अभी करना मुश्किल है, उसके लिए बायोप्सी का ही अभी प्रोसेस है। और जो स्टेज 2 है, इसके लिए भी बायोप्सी ही चलेगी बिल्कुल। और कोई ज़राए नहीं इसके? थर्ड और फोर्थ मैमोग्राफी में डॉक्टर्स अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन वो कंफर्म नहीं होते, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो कह दें कि आपको थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज का कैंसर है, जब तक वो बायोप्सी का प्रोसेस ना करवा लें। ठीक है। अच्छा, यानी आपने असल में किया ये है इमेजेस को फ़ीड किए, वो इमेजेस के पैटर्न्स देखते हैं और उसको
अंडरस्टैंड करता है कि किन के अंदर कुछ मसाइल थे, किन के अंदर नहीं थे, किन के अंदर कम थे। यानी डेटा सेट ऐसे जिसमें कम स्टेज 1 वाले होंगे, 2 वाले होंगे, 3 वाले होंगे लोग, 4 वाले होंगे, मिक्स है सब। मिक्स हैं। इसमें जो ट्यूमर्स होती हैं, इनकी शेप्स का भी फ़र्क आता है ऐसा जिससे कुछ अंडरस्टैंड किया जा सके? बिल्कुल इसमें ट्यूमर का भी शेप का बहुत मेजर रोल होता है। जो हमारे पास बिल्कुल स्टेज 1 होती है वो इसलिए डिटेक्ट नहीं हो पा रही होती क्योंकि जो बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। ब्रेस्ट कैंसर में कभी-कभार जो हमारे पास ट्यूमर्स हैं वो बनते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं मैलिग्नेंट। तो हमारे पास जो कैंसरस होते हैं उन्हें हम मैलिग्नेंट कहते हैं और जो बाकी हैं वो सिंपल हमारे पास होते हैं। तो उनमें स्टेज 1 और सिंपल में डिटेक्शन बहुत मुश्किल से होती है क्यों? क्योंकि उनकी रूट्स नहीं होती। जो हमारे पास कैंसरस सेल्स होते हैं, ट्यूमर्स होते हैं, वो इर्रेगुलर शेप के बनना शुरू हो जाते हैं। स्टार्टिंग पे उनकी सेम जो हमारे पास शेप होती है, वो होती है। जूँ ही वो बढ़ना शुरू हो जाता है, वो अपनी इर्रेगुलर शेप में या पैटर्न कह लें, उसमें आना शुरू हो जाता है। तो वो उसके हिसाब से हमारे पास डिटेक्शन आसान हो जाती है। अच्छा, ये काम आप अकेली कर रही थीं या टीम थी? मेरे पास बिल्कुल टीम थी। हम लोग 4 मेंबर्स हैं, वो सारी लड़कियाँ ही हैं। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त है। और सबके रोल्स क्या थे इसमें, इस ऐप में? इस ऐप में जो मेजर बैकएंड का काम था वो मैं और मेरी एक और मेट हैं वो कर रही थी। उसके बाद जो फ्रंट एंड था, जो ऐप के सारी चीज़ें हो रही थी फ्रंट एंड पे, वो मेरी रूप जो थी हमारी टीम मेंबर वो कर रही थी। और आइडिया किसका था ये? आइडिया मेरा था। फिर हम लोगों ने डॉक्टर्स के साथ जो है डिस्कस किया तो डॉक्टर्स को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि आप ये काम स्टार्ट करें, फिर बाकी हम आपकी मदद करेंगे। अच्छा, आपने ऐसा किया कि कहीं बाहर की यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच किया हो, उनसे डाटा लेने के लिए या उनसे कंसल्ट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे रिसर्च ज़्यादा बेटर होगी हमसे? बिल्कुल ऐसी बात है क्योंकि पाकिस्तान में हमारे पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते अक्सर। तो हम लोगों ने इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट किया था जिसमें हम लोगों ने किंगस्टन यूनिवर्सिटी लंदन को सर्च किया। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे हैं डॉक्टर रेहान उस्मान, उनसे हम लोगों ने बातचीत की, हमारे प्रोजेक्ट को डिस्कस किया। तो उन्हें हमारा ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा तो उन्होंने बोला कि आप इस पे काम करें, जो भी आपको चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो हम प्रोवाइड करेंगे और फिर रिसर्च का भी हम लोग आगे की तरफ भी जा सकते हैं। हाँ। और अगर इसकी मज़ीद ट्रेनिंग करनी होगी तो क्या प्लान है आपके पास ताकि एक्यूरेसी रेट ज़्यादा बेटर आ सके? इसके लिए हमें मल्टीपल हॉस्पिटल्स को टारगेट करना पड़ेगा ताकि हमारे पास डाटा सेट बहुत ज़्यादा हो। क्योंकि अभी इनिशियली हमारे पास डाटा सेट बहुत कम है। अब एआई की फ़ील्ड में आपके पास डाटा सेट ही सब कुछ होता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा सेट है तो आपके पास एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस जो होता है आपका, आपके प्लेटफ़ॉर्म पे या ऐप पे वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो हमारे पास अभी यही है कि हम लोग मल्टीपल हॉस्पिटल्स को टारगेट करेंगे ताकि वो हमें डाटा सेट प्रोवाइड करें। अच्छा, हमारा एक कोर्स है जीबीओबी कोर्स, जिसमें ना गेस्ट पोस्ट के लिए हम आउटरीच करते हैं, कई दूसरे ब्लॉग्स को इनसे ताल्लुकात बिल्ड करते हैं। फिर वहाँ पे हम लगाते हैं अपनी गेस्ट पोस्ट क्लाइंट्स के लिए पैसे कमाते हैं। इसमें जो मेजर स्किल सिखाया जा रहा होता है वो है आउटरीच करना। तो आप ना फ्री कोर्स पढ़ा है हमारा यूट्यूब पे, इसके 10 से 11 लेक्चर्स होंगे। ये लाज़मी देखिएगा और इसके बाद ना आप लीड्स निकालना शुरू कर देंगे अपने काम के मुतल्लिका। जिसमें आप फ़र्ज़ किया ऐसे हॉस्पिटल्स, ऐसे डॉक्टर्स जो पहले इसमें काम कर चुके हैं, इनके ईमेल एड्रेसेस निकाल के तो आप उनको सबको ईमेल्स डालिए लाज़मी, बिल्कुल। ताकि ये मास लेवल पे काम हो, ज़्यादा डाटा इकट्ठा हो और उसके बाद इसकी जो ट्रेनिंग और भी बेटर हो सके। फिर इसको लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह तो इसकी एक्यूरेसी भी अच्छी होगी और ये इंतहाई मुफ़ीद होगी ऐप। बिल्कुल ऐसी बात है। ये ऐप को अगर पाकिस्तान में लॉन्च करेंगे तो क्या सोचा कितने पैसों में इसको बेचेंगे और कैसे बेचेंगे? अभी तो हम लोगों ने सोचा है लाइक 3 लैक्स पर हॉस्पिटल। अभी हम लोग इसे सब्सक्रिप्शन बेस पे रखेंगे, हमारे पास पूरा होल्ड हमारे पास होगा, लेकिन हम लोग इसे एज़ अ सर्विस बेस जो है आगे सेल आउट करेंगे। और हम लोग हर हॉस्पिटल में जाके मार्केटिंग करेंगे, फ्री ट्रायल्स स्टार्टिंग पे प्रोवाइड करेंगे क्योंकि डॉक्टर्स का एकदम से एआई को ट्रस्ट नहीं होता कि एआई गलत हो सकती है। तो इस वजह से हम लोग ने फ्री ट्रायल्स प्रोवाइड करेंगे ताकि उनके कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके। उसके बाद फिर हम लोगों ने अपनी सारी सर्विसेज़ जो हैं वो देंगे। आपके ख़्याल में कितने हैं पाकिस्तान में हॉस्पिटल या ऐसे डायग्नोस्टिक सेंटर्स जहाँ पे इसको बेचा जा सकता है?
बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये स्टार्टिंग पे हम लोग अगर टारगेट करें तो 5 टू 6 हॉस्पिटल्स हम कह सकते हैं कि हम उन्हें ईज़िली टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि जब हम लोगों ने अपने इस आइडिया को हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स के साथ डिस्कस किया था तो उन्हें बहुत अच्छा लगा था। क्योंकि फीडबैक ही ये थी कि अगर हमारे पास कोई ऐसा टूल आ जाता है जो अर्ली डिटेक्शन में हमें हम हेल्पफुल रहे, तो हम लोगों के लिए भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाएगा। एक्यूरेसी हमारे पास अच्छी आ जाएगी कि हम पेशेंट को एट द स्पॉट बता सकते हैं कि आपको ये इश्यूज़ हैं, आप फर्दर ट्रीटमेंट के लिए जाएँ। अच्छा, आपने इस प्रोजेक्ट को फंडिंग करने के लिए कहीं आउटरीच किया है, अप्रोच किया है ऐसे ऐसे फाइनेंसर्स को जो इसको फंड कर सकें? क्योंकि पोटेंशियल तो इसमें काफ़ी है। बिल्कुल हम लोगों ने फंडिंग के लिए अप्लाई किया था। इग्नाइट में हम लोगों ने एज़ अ एफआईपी अप्लाई किया था, उसमें हमारा नाम आ गया था। उसके बाद हम लोगों ने मिनिस्टर्स को ईमेल्स की हैं, बट अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया, बट इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ज़रूर आ जाएगा। हुँ, हुँ, हुँ। आपको आइडिया है कि इसको मज़ीद बेटर करने के लिए कितना फंड चाहिए होगा? मुझे इल्म है इसका सर्वर्स आपको अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग चाहिए, जिसको जब ट्रेन करेंगे तो सर्वर की प्रोसेसिंग अच्छी चाहिए। पता नहीं कितने एक टाइम पे क्वेश्चंस की जाएँगी जो आपको उसके लिए रेडी करना पड़ेगा। कुछ इसकी फाइनल शक्ल देनी पड़ेगी फिर जाके ये लॉन्च होगा। तो अंदाज़ा है कितना फंड चाहिए इसके लिए लॉन्च करने के लिए? बिल्कुल, इसके लिए क्योंकि जीपीयूज़ बहुत एक्सपेंसिव होते हैं जिनके ऊपर हम लोग ट्रेन करते हैं और सारा कुछ। अगर हम लोग लगाएँ तो लाइक 10 टू 12 लैक्स मिनिमम अभी चाहिए, क्योंकि अभी तो सिर्फ हमारे पास इनिशियल स्टेज पे ट्रेनिंग और हम लोग ऐप तक होगा, बट उसके अलावा भी हमें चाहिए होंगे पैसे, जिसमें हम लोग लाइसेंस लेंगे मेडिकल की टीम के पास। वो हमारी ऐप को बताएगी कि यस अब ये करेक्ट है, आप अब जाके इसे हॉस्पिटल्स में सेल आउट कर सकते हैं, उसके अलग चार्जेस होते हैं। तो इनिशियली हमें 10 टू 12 लैक्स चाहिए। ठीक है। और जो शख्स भी यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा आपने उसकी इक्विटी में शेयर रखा हुआ है? बिल यानी फ्यूचर सेल्स में यस, उसे शेयर देंगे? देंगे। लाइक उन पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना हमें फंड दे रहे हैं, फिर हम उस लिहाज से उनकी इक्विटी डिसाइड करेंगे। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल ठीक है, बाहर तो देखें बड़े लोग फंड करते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इसका रुझान बड़ा कम है। पाकिस्तान में किसी से कह दें कि ये मकान बनाना है, इसको किराए पे देंगे, इस पे शेयर कर लें, मिलके 2 लोग बनाते हैं, लोग पैसे लगा देंगे। लेकिन इससे भी तो हम पीछे हैं कि लोग ऐप्स के ऊपर पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। जबकि बाहर एक ऐप एक बंदे ने जस्ट लॉन्च की और उसकी फर्स्ट डे की सेल $1 मिलियन थी। ये बंदा जो है कई ऐप्स स्टार्ट कर चुका है, हमारे राब्ते में है और ये $1 मिलियन उसकी एक दिन की सेल थी। पोटेंशियल तो इतना सारा इसमें होता है। आईटी के अंदर जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, इनको थोड़ा वेट करना पड़ता है। जब ऐप इसकी रेडी हो, जब इसकी मार्केटिंग प्लान रेडी होगा, तो फिर तो इसको अच्छे अंदाज से सेल करेंगे, पैसे इसके अच्छे खासे आएँगे। अगर इसको बाहर लॉन्च करना हो, दूसरे कंट्रीज़ के अंदर, आखिर वहाँ भी तो मसाइल हैं ना। अगर फ़र्ज़ किया, आपका कंपैटिटर पहले से मौजूद हो और वो ये सेम काम करता हो, तब भी आपका कंपैटिटर हर जगह पे नहीं पहुँचा होता और आप दूसरे यूएसपीज़ डेवलप करके उन जगहों पे पहुँच तो सकते हैं ना। तो आपके पास ऐसा मार्केटिंग प्लान है कि इसको पाकिस्तान से बाहर भी फ़ेज़ 2 में लॉन्च कर सकें? बिल्कुल हमारे पास है ऐसा। सबसे पहले तो सोशल मीडिया का क्योंकि एरा है, तो हम लोग डेफ़िनेटली सोशल मीडिया के थ्रू इसको करेंगे। उसके बाद हमारे पास पार्टनरशिप्स आ जाते हैं। जो ही हम लोग डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स के साथ इन कोलैबोरेशन आएँगे तो वो हमारी मार्केटिंग करेंगे। उसके बाद जिस तरह हमने बताया कि किंगस्टन यूनिवर्सिटी है, उसके थ्रू भी हमारी प्रमोशन हो जाएगी। उसके बाद हम वेब सेमिनार्स अरेंज करेंगे जिससे हम लोगों को अवेयरनेस देंगे, क्योंकि मेजर चीज़ जो होती है वो होती है अवेयरनेस। अगर लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, तो वो फिर कैसे आप पे ट्रस्ट करेंगे? तो इसके लिए हम लोग सेमिनार्स अरेंज करेंगे, डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि एआई पे बिल्कुल भी लोग एकदम से ट्रस्ट नहीं कर लेते। तो हम लोग उन्हें बताएँगे कि हम लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि हेल्पफुल है डॉक्टर्स के लिए, ताकि उनके अंदर अवेयरनेस आए। हुँ। अच्छा, आपने जब ये ऐप का आइडिया आया, आपने शुरू किया था, इसकी जो मेन मोटिवेशन थी, वो ऐज़ ए बिज़नेस स्टार्ट करना था इसको या एक इनोवेटिव सी चीज़ बनाना? स्टार्टिंग पे तो एक इनोवेटिव सी चीज़ बनाना ही था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमारा एफआईपी था। तो एफआईपी में आपके पास यूनिक प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। तो ये जो था एक पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू मेरे ज़हन में ये चीज़ आई कि हमें ब्रेस्ट कैंसर पे क्यों ना वर्क करना चाहिए, क्योंकि एआई तो हर जगह है।
बहुत वास्ट फ़ील्ड हो गया, तो क्यों ना अब हम इसे अर्ली डिटेक्शन के लिए भी यूज़ करें। तो उसके बाद जब हम लोगों ने एफवाईपी से बना लिया, तो फिर हम लोगों ने कहा कि क्यों ना अब हम इसे लॉन्च करें बाकायदे से, हम रेवेन्यू जनरेट क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग किसी को बताते थे या अपने प्रोजेक्ट के बारे में डॉक्टर से डिस्कस करते थे, तो हम यही कहते थे कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर ये हमारे पास होती तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ क्रिएट कर देती। तो फिर हमने बोला क्यों ना हम अब इसे लॉन्च भी करें। अच्छा, एक और बात भी है ना, अगर आप इसे लॉन्च करें और डॉक्टर से कहें कि वो डेटा लाइव इसमें फीड करें, तो इसकी आइंदा जो है ना सुपरवाइज़्ड इसकी ट्रेनिंग करना पॉसिबल है, बड़े नए फ्रेश डेटा पे। और उसके बाद डॉक्टर से कहें कि पैरेलल में दूसरे जो इसके ज़ायद थे वो भी चेक करते रहें, ताकि इसकी एक्यूरेसी रेट को मापा जा सके। ये सिस्टम और भी ट्रेन होगा, बेटर ट्रेन होगा। दूसरा, अगर उनको साथ में इंसेंटिव्स आप दें डॉक्टर्स को, तो उससे फ़ायदा ये है कुछ वक़्त निकाल के इसमें कमेंट्री कर सकें, ताकि आपको ज़्यादा इनसाइट्स मिलें। देखिए, आप डॉक्टर नहीं हैं, हाँ, तो आपने डेफ़िनेटली ये जो नॉलेज आपने हासिल की है, डॉक्टर से मिल के, मुलाकातें करके, बातें करके सीखा हुआ है। बिल्कुल ऐसे। तो उससे काफ़ी इनसाइट्स मिलेंगी इस मर्ज़ के मतलब जिस निश पे काम करना हो ना आपने, उस निश को बिल्कुल आपको ओढ़ना पड़ता है। बिल्कुल ऐसी बात। जैसे आप यानी कि उसी का हिस्सा बन जाएँ फिर। तो उसके मतलब का नॉलेज भी सारा हो, सब कुछ आप करते हो। आपको जहाँ-जहाँ से मालूमात मिलें, आप वो मालूमात लें, ताकि आप उस ऐप को ज़्यादा बेटर बना सकें। अगर ये अथॉरिटी बना लेंगे ना, तो मेरे ख़्याल में तो इसमें पैसा बहुत सारा है। बिल्कुल ऐसी बात है, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मेडिकल का नहीं है, तो हम लोगों ने बाकायदा जाके इसे समझा था कि बायोप्सी क्या होती है, क्या-क्या प्रोसेस होते हैं, किस-किस स्टेज से एक पेशेंट गुज़रता है। हम लोगों ने बाकायदा जाके ट्रेनिंग ली, सारे प्रोसेसेस देखे, फिर जाके हमें आइडिया हुआ, अच्छा ये चीज़ इस तरीके से होती है। डॉक्टर्स इस तरह जो हैं वो एक इमेज को पढ़ते हैं, ताकि हम अपने एआई को उस तरीके से ट्रेन कर कि अगर हमें ही कोई नॉलेज नहीं है, तो हम अपने मॉडल्स को उस तरह ट्रेन नहीं कर पाएँगे। हुँ, हुँ। बेटा, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं यकीन कीजिएगा यहाँ पे कोशिश ही करता हूँ हमारे बच्चे ऐसे हों। कुछ इनोवेटिव काम करें। जब पढ़ते हैं तो जस्ट पढ़ें नहीं, कुछ करें। दोस्तों, ये बच्ची ने बहुत माशाल्लाह अच्छा काम किया है, और चूँकि इसका आगाज़ हो रहा है, तो इस आगाज़ के अंदर ये काम भी बहुत बड़ा काम है। ये कोई नहीं कर रहा था, ये इसने कर लिया है। अब इस बच्ची को ना फंडिंग चाहिए, ये प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए। अगर आप दोस्तों में से कोई दोस्त फ़र्ज़ किया सपोर्ट करना चाहे, यानी शेयर इसमें कल को आपको मिल सकता है, आप कर सकते हैं। अगर कोई दूसरे जो फंडिंग वाले कई इदारे हैं ऐसे, अगर कोई बंदा इनका राब्ता करवा सकेगा, लाज़मी हेल्प कीजिएगा, मैं खुद इनकी इंशाल्लाह हेल्प करूँगा। जहाँ-जहाँ पे इनको कहीं रेफ़र किया जा सके, ताकि इनको फंड मिले और इनको जो सर्वर चाहिए, कुछ और चीज़ें चाहिए, वो सारी पूरी हो सकें। ये सारी पूरी चीज़ें हो के कम से कम एक चीज़ तो होगी, कि एक बच्चे की जो इनोवेटिव चीज़ है, वो लॉन्च होगी। वो कहीं प्रोडक्शन में जाएगी, कहीं इस्तेमाल होगी, कई लोगों का भला करेगी। ठीक है ना? तो कोशिश कीजिएगा कि खुद से फंड कर सकें, तो आपकी वेबसाइट है डिटेक्ट.एआई। memodetect.ai। लेकिन अभी तक हम लोगों ने इसे डिप्लॉय नहीं किया, क्योंकि डेफ़िनेटली अभी इसे करने के लिए 2 टू 3 इयर्स तो लगेंगे, क्योंकि अभी हमारे कोई पास मसला नहीं डेटा। बेटा, आप ऐसा कीजिएगा कि मुझे सेंड कीजिएगा इनका अपना लिंक्डइन पेज, वो लगवा देंगे यहाँ पे नीचे। दोस्तों, यहाँ पे नीचे ना लिंक्डइन का पेज होगा, किसी ने राब्ता करना होगा वहाँ पे कर लीजिएगा। तो मेरी ख्वाहिश है ऐसे और बच्चे भी यहाँ पे आएँ, हम अपनी कौम के बच्चों की स्टोरीज़ दिखाएँ, वो यही देख-देख के, सुन-सुन के पलें, ताकि अगली जो नस्ल है, उस नस्ल के अंदर ऐसे के कई आइडियाज़ हों। वो कुछ नए अंदाज़ से सोचें, कुछ नया करें, मुल्क तरक्की करे। ये मुल्क तरक्की नए बच्चे करवाएँगे। इंशाल्लाह मिलेंगे हम बहुत जल्द नए शो में, किसी नए गेस्ट के साथ, किसी नए आइडिया के साथ और नए बिज़नेस आइडिया के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।